नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं श्री न्यूज। लखनऊ के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में हमारे संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलम टंडन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीसीओडी के बारे में जानकारी दी, जो आजकल महिलाओं में एक आम समस्या बनती जा रही है। डॉक्टर नीलम टंडन ने पीसीओडी के कारण, लक्षण और इसके बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हमारे साथ गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलम टंडन मौजूद हैं। मैम, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं यहाँ डॉक्टर नीलम टंडन, मैं यहाँ रेड क्रॉस हॉस्पिटल में पिछले 10 सालों से पोस्टेड हूँ। जो है गायनी डिपार्टमेंट हम लोग मेन जो रेड क्रॉस हॉस्पिटल है वो जच्चा बच्चा केंद्र ही है, तो हम लोग अधिकतर यहाँ पर गर्भवती महिलाएं और जो स्त्री लेडीज से जो और प्रॉब्लम गायनिक प्रॉब्लम होती है उसी का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर करते हैं। मैम, जैसे आपने कहा कि गायनी के डॉक्टर हैं आप, सबसे ज़्यादा आजकल महिलाओं में देखा जाए तो पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है और पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो पहले आप पीसीओडी के बारे में बता दीजिए, ये दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? पीसीओडी अगर पूरी उसके फुल फॉर्म देखा जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से ये कहलाता है। इसमें एक्चुअली ओवरीज जो अंडाशय होते हैं उसमें छोटी छोटी सिस्ट वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। बाकी ये जो प्रॉब्लम अधिकतर ये प्रॉब्लम यंग गर्ल्स में ही देखी जाती है। यंग गर्ल्स में हमारे यहाँ पर इस समय एक्चुअली लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो आजकल के बच्चे हैं उन लोगों का जो प्रोफेशन है अधिकतर वो लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं। उन लोग की मतलब जो है मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है, एक ही जगह बैठ के वो लोग काम करते हैं। इसकी वजह से उन लोगों में ओबेसिटी भी बढ़ जाती है, थोड़ा मोटे हो जाते हैं, और साथ में जो उनका लाइफस्टाइल है, जो उनका खाना पीना है, उस इन सब बातों का जो है इस पर बहुत असर पड़ता है। जो उनके जो अंडाशय हैं उनमें सिस्ट बन जाती है। आजकल के बच्चों को खाने पीने में जंक फूड बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा है, बर्गर वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। और प्लस कि उनका चलना फिरना बहुत कम होता है। सुबह से 9 बजे से जो अपने लैपटॉप के आगे बैठते हैं, शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, कोई उनका मूवमेंट नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम बातें हैं, ये आपके जो ओवरीज़ हैं, आपका जो पूरा हमारा जो यूट्रस है और ओवरीज़ है उस पर बहुत असर डालता है। तो उसकी वजह से ओवरीज़ में ना सिस्ट बन जाती है। साथ में इसके साथ जो पीसीओडी के साथ होते हैं, एक तो ओबेसिटी हो गई, साथ में लड़कियों में क्या होता है प्रॉब्लम, उन लोगों को फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगती है। पीरियड्स सबसे ज़्यादा लड़कियां आती फिर तब हम लोगों के पास है जब उनको पीरियड्स चढ़ के होने लगते हैं। नॉर्मल साइकिल हमारा 28 दिन और 30 दिन का साइकिल होता है, लेकिन इन लड़कियों में किसी में 45 डेज़ का होता है, किसी में 50 डेज़, किसी पेशेंट में तो 2-2, 3-3 महीने के पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ हो जाती है। और फिर जब ये प्रॉब्लम होती है तो फिर उनको आफ्टर मैरिज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रेगनेंसी सबसे बड़ा मेन जो है कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। ये सब प्रॉब्लम्स उनके साथ रखती हैं। मैम, पीसीओडी और पीसीओएस कैसे क्या सिमिलर है कि अलग है? पीसीओडी है कि वो थोड़ा माइल्ड फॉर्म में है, कि हमारा थोड़ी सी पीरियड्स को लेके इरेगुलरिटीज़ हो गई हैं, थोड़ा सा हार्मोनल पीसीओएस सिंड्रोम है, पीसीओएस जो कहलाता है सिंड्रोम, वो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी, और प्लस जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है ये भी हमारा सब गड़बड़ हो जाता है। हार्मोन्स भी गड़बड़ हो जाते हैं, हार्मोन्स भी बहुत डिरेंज हो जाते हैं, और प्लस जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी होती है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड, सब चीज़ों को मिला के कॉम्प्लिकेटेड वाला रूप बन गया। डिजीज़ जो है कि थोड़ा सा ही है कि थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड अगर हम लोग करवाते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि थोड़ा सा सिस्ट वगैरह बन रही हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे पेशेंट, जैसे हम लोग उनको एडवाइस करके आप वेट रिड्यूस करिए, प्लस थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करिए। अगर इन सब चीज़ों पे वो ध्यान करते तो 50-60% पेशेंट्स ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो थोड़ा सा भी अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। और जो सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम है उसमें तो जब हार्मोनल डिसबैलेंस हमारा हो चुका है तो फिर हमको फिर मेडिसिन भी साथ में देनी पड़ती है पेशेंट्स को। महिलाओं का कहना है कि जब तक हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तब तक ही पीरियड्स आता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, और इसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी है जो वो पिल्स खाती हैं पीरियड्स के लिए। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, पीरियड्स तो रेगुलर करने के लिए दिए ही जाती हैं ना हम लोगों को,
किसी को 3 महीने के लिए, किसी को 6 महीने के लिए दिया जाता है, किसी किसी को 9 महीने तक भी दिया जाता है। लेकिन खाली एक मेडिसिन ही तो नहीं, आप उसके अगर हम पेशेंट को कहना है आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस करिए, थोड़ा सा अपना डाइट कंट्रोल करिए, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए, तो पेशेंट उस चीज़ को ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है बस मेडिसिन खा लिया मेरा काम चल गया। ऐसा नहीं है। आप 60% इसमें आपका डाइट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, आपका एक्सरसाइज वो वर्क करता है। 40% हम मेडिसिन के थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो दोनों तरफ से बात होगी ना, कि अगर डॉक्टर कुछ हेल्प करे तो जो डॉक्टर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भी तो उस चीज़ को पूरा करिए ना, तभी तो ठीक है। ऐसा नहीं कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स कंसीव नहीं करते हैं। जब उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं तो फिर वो लोग कंसीव भी कर जाते हैं। लेकिन आजकल बताया ना बच्चों का वो क्या लाइफ स्टाइल, सुबह 9 बजे से 10 बजे से जो ऑफिस का उनका लैपटॉप, और सबसे बड़े लैपटॉप वाली बात, हम लोग कहते हैं लैपटॉप लैब वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको आप हमेशा टेबल पे रख के उसको वर्क करिए। बच्चे लोग कहते हैं पलंग पे बैठ गए, गोदी लैपटॉप अपना वहीं पर रख लें, इनके भी तो रेडिएशन हैं, कुछ कुछ वो निकलती हैं। ये सारी चीज़ें आपको फिर आपकी फर्टिलिटी पे बहुत ख़राब असर करती हैं। उससे भी बहुत इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत हैं। मोबाइल वाली प्रॉब्लम है, मोबाइल हर समय बच्चे आजकल जीन्स ही पहनते हैं, जीन्स की पॉकेट में रखती हैं, मोबाइल रखा रहता है। मोबाइल की भी तो जो रेडिएशंस है वो भी आपकी इनफर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों। इन सब चीज़ों पे बहुत असर पड़ता है। इन सब चीज़ों जितना एडवांसमेंट हो चुका है, पर कहीं ना कहीं हम लोगों की इन सब चीज़ों पर फर्टिलिटी पर भी असर डालता ही डालता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई लैपटॉप है, आप टेबल पे रखिए, वर्क तो करना है पर लेकिन आप टेबल पे रख कर काम करिए। मोबाइल को इतना ज़्यादा पॉकेट में रखें, थोड़ा दूरी रखिए अपने से, हर समय बिल्कुल साथ में नहीं रखना है भाई। ये सब बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। आप ध्यान रखेंगे तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी सही हो जाएंगी। पीसीओडी तो आज का हर चौथी लड़की में आपको मिलेगा। पीसीओडी की मैं बात करूँ, हेयर्स भी निकल आते हैं फेस पे। डिसबैलेंस होता है, इस वजह से हेयर ग्रोथ हो जाती है, उसमें वो लोग परेशान हो जाते हैं। हार्मोन्स में अब उसके लिए फिर यही कि कुछ इन्वेस्टिगेशन, जैसे पेशेंट हमारे पास आती है, पीरियड के सेकेंड डे है, कुछ हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन है, थायराइड वगैरह है, FSH वगैरह है, सीरम टेस्टोस्टेरोन वगैरह है। ये सब हार्मोन्स हम लोग टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकलता है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को मेडिसिन उन लोगों को देनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सी महिलाएं जो सबसे ज़्यादा कौन सी दिक्कत को लेकर महिलाएं आती हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो अधिकतर प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स ही ज़्यादा थे। यंग गर्ल्स में अधिकतर पेशेंट्स ये पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ के साथ ही आती हैं, या फिर वाइट डिस्चार्ज वगैरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आती हैं। ये वाइट डिस्चार्ज ये किस वजह से होता है? सबसे ज़्यादा तो कि वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, वो लोग पेरिनियल हाइजीन का नहीं ध्यान रखते, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए उन लोगों में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं, यूजीज प्रॉपर नहीं पहनते हैं, इस तरह से। और बाकी है कि आपका न्यूट्रिशन भी, अगर आप अच्छे से खाने पीने का ध्यान भी रखेंगे, वीकनेस है कुछ, उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। हाइजीन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन का तो उन लोगों को, गर्ल्स को खासकर ध्यान रखना ही चाहिए ना। वही सब बातें बताते हैं, फिर पेशेंट को समझे तो समझे। सही बात है कि फॉलो उन्हें ही करना रहता है। आपको एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, बार बार तो नहीं बता सकते ना इस चीज़ के लिए। पीरियड्स के टाइम में वो लोग पैड्स नहीं यूज़ करते हैं, घर में जो भी क्लोथ्स मिल गया, जो भी मिल गया, वो उस तरीके की। अब इतना तो हर लड़की को, सबसे बड़ी एजुकेशन के ऊपर, आप अगर एजुकेटेड हैं तो इन सब बातों को समझ सकते हैं कि आपको सैनिटरी पैड यूज़ करना है तो हाँ करना है, गंदा संदा कपड़ा है वो सब यूज़ नहीं करना। जब आप इस तरीके के यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी फिर। और अगर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर वो इन्फेक्शन ऊपर भी जाएगा, आपके यूट्रस तक भी पहुंचेगा, ओवरीज तक भी पहुंचेगा, तो फिर और आगे और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। आप लोग को समझा ही सकते हैं, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट्स को थोड़ी बहुत मेडिसिन दे सकते हैं बस। और मैम, आपने कहा थायराइड की प्रॉब्लम बहुत है महिलाओं में, कुछ मतलब पतले ही होते चले जा रहे हैं, कुछ मोटे ही होते चले जा रहे हैं, ये क्यों दिक्कत होती है? थायराइड है, हार्मोनल डिसबैलेंस। अब इसमें तो मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं। मेडिसिन अब हम लोग जब भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे पास आती हैं या इनफर्टिलिटी की आती हैं तो उनको हम लोग फिर कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि थायराइड प्रोफाइल है, वो भी एक फर्स्ट बेसिक, अब तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन में हमारी उसमें आ गया, तो थायराइड प्रोफाइल करवाई ही जाती है। क्योंकि थायराइड प्रोफाइल अगर नहीं करवाएंगे, मान लीजिए कोई पेशेंट 4-5 महीने के बाद और उसका थायराइड बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका असर फिर बच्चे के ऊपर भी आता है। तो इसलिए
जो भी पेशेंट हमारे पास फर्स्ट विजिट में आ रहे हैं तो रूटीन चेकअप में हम लोग उनका थायराइड प्रोफाइल भी करवाते हैं। अगर उसमें थायराइड गड़बड़ आ रहा है तो फिर उसकी मेडिसिन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, वो करवाना होता है। क्योंकि थायराइड भी अगर गड़बड़ है तो वो तो चलो प्रेग्नेंट लेटे, जो अनमैरिड गर्ल्स है उनके पीरियड्स में भी गड़बड़ हो जाता है, उसमें भी फिर पीरियड्स उनके इरेगुलर होंगे, पीरियड्स कम हो जाएंगे, फ्लो कम हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ में। तो ये सब कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे यहाँ हो जाते हैं तो हम लोग करवा लेते हैं, करवाने भी चाहिए पेशेंट्स को, सबको इस चीज़ के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हेल्थ की मैं बात करूँ, हेल्दी रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? नहीं, प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो आप अगर प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप अगर हफ्ता 10 दिन भी ओवरड्यू हो गए तो सबसे पहले तो इतनी अवेयरनेस है आजकल, तो सब लोग घर में ही टेस्ट करके आते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, कुछ है, किट ला के भी हमें दिखाए। जब आप हॉस्पिटल आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, हर महीने महीने उनको चेकअप करवाना है अपना। आते हमने मैंने फर्स्ट विजिट पे उनको इन्वेस्टिगेशन भी करवाना है, फॉलिक एसिड वगैरह वो सब हम लोग जो मेडिसिन हम दे सकते हैं स्टार्टिंग पीरियड में वो सब दिया जाता है हम लोगों को। बाकी खाने पीने में उनको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। न्यूट्रिशियस डाइट में जैसे हरी सब्जियां वगैरह है, आजकल तो सर्दियों का मौसम है, हरी सब्जियां वगैरह बहुत अच्छे, गाजर है, पालक है, चुकंदर वगैरह, अंडा, उबला हुआ अंडा है, पनीर है, ये सब चीज़ें वो खा सकते हैं। जितना न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे वो उनकी सेहत के लिए, उनके बच्चे के लिए बहुत अच्छा। लेकिन ये कि शुरुआत प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही मेडिसिन से एक फॉलिक एसिड जो होता है वो स्टार्ट करना होता है हम लोगों को, कि वो ज़रूर लेना चाहिए। कुछ घरों में ये बड़ी गलत धारणा होती है कि शुरू के 2 महीने 3 महीने आपको जाना ही नहीं है, डिस्क्लोज ही नहीं करना कि आप प्रेग्नेंट हो। वो चीज़ बहुत गलत है, उसको हम एक बार मैसेज देना चाहेंगे कि ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में जो फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है वो बच्चे को बहुत सी कुछ एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह प्रॉब्लम होती है जो बच्चों के पीछे कहते हैं फोड़ा सा निकल, उन सब प्रॉब्लम से बचाता है। बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह ये सब चीज़ों से वो बचाता है। तो फॉलिक एसिड तो हम इवन प्रेगनेंसी होने से पहले भी बोलते हैं कि आपको ये लेना चाहिए। लेकिन कुछ घरों में नहीं, छूत लग जाएगी, किसी को पता चल जाएगा, चेकअप नहीं करा ना, ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, अब आज ही एक पेशेंट है वो 8वें महीने में फर्स्ट टाइम शी इज़ कमिंग, तो अब ये बताइए जो पिछले 7 महीने में उसने जो मेडिसिन्स नहीं ली हैं तो हम उसको 1 महीने में उसकी भरपाई कैसे करेंगे, आप ये बताइए। तो जो 7 मंथ्स में वो नुकसान हो चुका बच्चे का, तो वो तो पूरा उसी का TSH 12 आया है जो कि हमारा 3 के रेंज में रहना चाहिए, अब उसका 12 आ रहा है। तो अब तो जो प्रॉब्लम है तो उसको तो देखना पड़ेगा ना हमें। तभी उनकी मदर इन लॉ को बुलवाया था कि भाई आपने 8 महीने पेशेंट को क्यों नहीं दिखाया। अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग नहीं समझते तो प्रॉब्लम नहीं समझते कि उनको दिखाना है। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो है उनकी पुरानी सोच अभी भी चल रही है। ससुराल वाले की नहीं, 3 साढ़े 3 4 महीने तक बहू को घर से बाहर निकालना ही नहीं है, पता ही नहीं लगना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी भी है। तो हम लोगों को जो मेडिसिन देनी है वो हम कब देंगे बताइए। जो 3 महीने स्टार्टिंग फेज़ में जो हमें मेडिसिन देनी थी तो वो फिर दे ही नहीं पाते हम पेशेंट्स को, तो उसका फिर उन लोगों को हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। कई बार जब हम 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, कभी कभी किसी बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट आ जाता है तो फिर उसको टर्मिनेट कराना पड़ता है, क्या किया जाए। हम लोग सिर्फ मरीजों को समझा सकते हैं, जैसे ही स्टार्टिंग आपकी प्रेगनेंसी की होती है आप मंथली चेकअप कराइए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कराइए, डाइट का पूरा ध्यान। क्योंकि जब आप मंथली चेकअप कराओगे तभी तो हम कोरिलेट करते हैं कि जो आपकी पीरियड की डेट है और जो हम आपका पर एब्डोमेन चेकअप करें तो वो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, देखना होता है हम लोगों को। और मैम महिलाओं का ये भी कहना है कि शरीर में बहुत दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है और खासकर नीचे पैर के जो तालू होते हैं उसमें भी दर्द रहता है। आप बताइए, आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो, ठीक है, उसमें भी शुरू के 3 महीने में तो कुछ ठीक से खाया पिया भी नहीं जाता है क्योंकि पेशेंट को नॉजेटिंग वाली फीलिंग बहुत होती है, ठीक है, और बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत खा पाती है। अगर वो मेडिसिन लेगी ही नहीं तो शुरुआत तो वहीं से शरीर का कमज़ोर होना तो वहीं से शुरू हो जाता है ना। और फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, भाई आपके अंदर एक भाई बेबी पल रहा है तो वो तो अपना खाना पीना आप ही के शरीर से लेगा ना। तो कुछ मेडिसिन्स, कुछ आपकी डाइट, वो दोनों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा ना आपको।
आपको हमने दवाई दी 15 डेज़, इसीलिए दवाई 15 डेज़ की देते हैं कि इससे ज़्यादा अगर हम मरीज़ को हम 2 महीने की दवाई दे देंगे, एक तो वो ठीक से खाएगी नहीं और कह दे कि 2 महीने की दवाई तो थी, वापस पलट के ही नहीं आएगी हमारे पास। अगर हमें लगता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है खाने पीने से और प्लस, तो एटलीस्ट हम कुछ और मेडिसिन ऐड करके उसकी हेल्प कर सकते हैं कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, कि क्रैम्स आ रहे हैं हमारे, तो हम एटलीस्ट उसको गाइड तो कर सकते हैं। भाई दूध भी दिन में 2 बार पियो, आप अंडा खाइए, पनीर खाइए, छेना खाइए, कैल्शियम बराबर से लीजिए, विटामिन डी लीजिए। जब तक पेशेंट हमारे पास आएगा नहीं तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए। जब बिल्कुल एक्सट्रीम पे उसकी प्रॉब्लम पहुंच जाती तब वो हमारे पास आता चल के, तो फिर रिकवरी में तो फिर टाइम लगेगा ना उसका। और मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं फीमेल्स को शिकायत रहती है कि शादी के बाद उनमें बहुत बदलाव आए हैं, तो ये क्या ये नेचुरल है कि क्या एक मिथ बन गया है? नहीं, नेचुरल है, थोड़ा बहुत तो हार्मोनल चेंजेस होते ही हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चेंजेस रहे। चेंजेस थोड़े बहुत तो आते ही हैं ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैम ब्रेस्ट कैंसर बहुत महिलाओं में बढ़ रहा है और सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम भी करवा रही है, तो ये शुरुआत कैसे होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते नहीं हैं इस चीज़ के लिए ना। अगर कुछ पेशेंट्स में जैसे कोई प्रॉब्लम पेन करके आ रहे हैं, या किसी के कोई गांठ वगैरह से उसको फील होती है कि हमें गांठ हमारे आ रही है, तो भाई उसमें तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा तो ये है कि भाई हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है नहीं, तो फिर यहाँ पे डफरिन में संपूर्णा क्लिनिक है जो लगता है यहाँ पे ट्यूसडे और फ्राइडे को, तो फिर हम लोग पेशेंट्स को वहाँ पे रिफ़र कर देते हैं। बाकी है कि ब्रेस्ट कैंसर से है कि कुछ थोड़ा तो फैमिली हिस्ट्री भी होता है। अगर आपके मदर साइड में, मैटरनल साइड में मदर को या सिस्टर वगैरह में आपकी ये प्रॉब्लम रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस आप में रहनी चाहिए कि हमको अल्ट्रासाउंड वगैरह, बेसिक तो अल्ट्रासाउंड वगैरह ही होता है कि आप करवा के देख लीजिए, उसमें कुछ पैथोलॉजीज तो नहीं लग रही है। अगर कुछ इस तरह का होता है तो फिर हम लोग हायर सेंटर पे उसको पेशेंट को रिफ़र कर देते हैं। यहाँ पे हमारे छोटा सेटअप है, इसमें इतना ना इन्वेस्टिगेशन है, ना फिर हम आगे इसको फॉलोअप भी करवा पाते हैं, तो इसलिए फिर हायर सेंटर पे हम लोग उनको भेज देते हैं पेशेंट्स को। और मैम मेनोपॉज की मैं बात करूँ, मेनोपॉज बहुत जल्दी महिलाओं को हो रहा है, अर्ली एज में होता जा रहा है। कुछ लोगों में होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो 45 के बाद ही अधिकतर होता है पेशेंट्स में। 45-48 की एज है, उसी में ही मेनोपॉज वाली चीज़ें रहती हैं। कुछ लोगों में इसमें भी है कि जैसे जिन लोगों में पीरियड्स की प्रॉब्लम वही 2-2, 3-3 महीने पे आते थे, उन कुछ लोगों में उस तरीके के पेशेंट्स में थोड़ा सा मेनोपॉज जल्दी हो जाता है 35 या 40 तक की एज में। अदरवाइज हम लोगों के यहाँ तो जितने भी अधिकतर पेशेंट्स हैं 48 में आ रहे हैं या 45 में या 50s में आ रहे हैं, उस एज में मेनोपॉज होता है। और मैम आईवीएफ का क्या प्रोसेस होता है, कुछ बताइए आईवीएफ का। फिर भी मतलब थोड़ा सा आइडिया दीजिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है चीज़ें, किसी ने बता दिया उनके कहने पे चले गए, लेकिन कोई ट्रीटमेंट का प्रॉपर उनका कोई असर भी नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए कैसे क्या करना हमारे चाहिए? यहाँ पर तो देखिए वो तो है नहीं, हमारे तो जो नॉर्मल पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हीं लोगों को आईवीएफ वगैरह उनका ये है। कुछ पेशेंट्स में जैसे भाई कोई कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका कि जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, भाई दोनों तरफ की अगर ट्यूब्स हमारी ब्लॉक हैं, तो उसमें फिर ये है कि और आईवीएफ से पहले वो एक होता है आईयूआई करके भी होता है कि उसमें भी फिर वो लोग यूट्रस में मतलब हस्बैंड का वो लेकर वो इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं भी होता है। तो फिर आईवीएफ में फिर वो लोग उसको फिर हम लोग आईवीएफ के लिए भी एडवाइस करते हैं कि भाई अगर आपका नहीं कंसीव हो पा रहा है और एज फैक्टर भी आपका बढ़ता जा रहा है, 35 के ऊपर आप जा रहे हैं, क्योंकि जब जैसे एज फैक्टर भी बढ़ता है तो आपके हार्मोन्स भी कम होने लगते हैं, तो उसमें फिर बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप नॉर्मली कंसीव कर पाए। तो उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं, आईवीएफ में आपके अगर एग बन रहे हैं तो एग को वो लोग ले लेते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी देख कर कि वो ठीक अच्छी क्वालिटी का है, जो भी उन लोगों के टेस्ट वगैरह होते हैं, और हस्बैंड का स्पर्म लेके तब फिर वो लोग उसको मीट करा के जो उसमें जो वो एक फॉर्म में वो जो कन्वर्ट हो जाता है, तब फिर वो उसको जो है पेशेंट के अंदर उसमें डाल देते हैं कि तब आगे कि कम से कम ये कि हाँ हस्बैंड वाइफ का ही है, तो फिर एक एटलीस्ट इतनी ये तसल्ली रहती है कि मेरे ही
मेरा है तो मेरे ही अंदर उसको डाला गया ताकि मैं उसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, ये चीज़ होती है। अधिकतर जो ट्यूबवेल ब्लॉकेज वाले होते हैं, प्लस जिनका एज 35 के ऊपर क्रॉस कर गया है और जिनमें हार्मोन्स लग रहा है कि अब बहुत कम चांसेस है कि नॉर्मली हो पाए, उन लोगों में पे कहते हैं कि भैया अब आप हायर सेंटर पे जाके इसको ट्राई करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैम का कहना है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और खाने पीने पर आप सही ध्यान रखते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और दिक्कतें आपको कम होंगी, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं मेंटालिटी भी हम लोगों को अपनी बदलनी चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। मैं प्रज्ञा पांडे के मैम मोनू के साथ शी न्यूज़ लखनऊ।